जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। हमने जो हिस्ट्री का चैप्टर 10th क्लास से शुरू कर रखा है उसका मैं लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो पॉइंट बचता है, देखिए सबसे पहले तो हम सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है उसका फैलाव बताते हैं, किस तरह से यह सभ्यता जो है पनपी थी। तो इस तरह से जो है घर बने थे इस सभ्यता के आसपास। यहाँ हम पेड़ बना देते हैं, ये कुछ घर हैं। इस तरह से कुछ दृश्य रहा होगा। पेड़ पौधे भी हैं, सभी तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं, जल की व्यवस्था है। इस नदी के किनारे ये लोग बसे थे। इन्होंने अपनी पहली सभ्यता का निर्माण किया। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से जानी गई है और बाद में फिर यह ग्रामीण सभ्यता में बदलती चली गई। तो इस तरह से जो है ये दृश्य रहा होगा। और आपको मैं बता दूं कि अब हम इसका क्लियर करेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो है हम इसका क्लियर करेंगे। आर्थिक जीवन में क्या देखा जाता है, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और उनकी जो कार्य पद्धति है, कार्य है, वो सब आर्थिक जीवन में देखे जाते हैं। अगर उनमें उत्कृष्टता है, अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब वो डेवलप हो चुकी थी ये सभ्यता। तो देखिए सबसे पहले आर्थिक जीवन में देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था, सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि इनके पास जो है कृषि उन्नत कृषि थी। और सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इतना फर्टाइल था वो कि वहां पर बहुत सी जो है फसलें उगाई जाती थी। एक साल में दो बार भी फसलें उगा सकते थे। उनका मुख्य जो फसलें होती थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें सरसों, ज्वार, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये जो हैं बहुत सी फसलें हैं। और उसके बाद कुछ तिलहन भी जो है इनके पास फसलें होती थी और दाल भी ये उगाते थे और दाल भी। तो इस तरह से फलीदार फसलें भी इनके पास होती थी। और जैसे सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो मेहरगढ़ से जो है दराती मिली है पत्थर की, और ये एक उन्नत तकनीक उनके पास होने का प्रमाण मिला है। फिर कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। अब खेत है और जुते हुए हैं तो इसका मतलब उनके पास ऐसा उपकरण था या हल था, जो बनावली से हल मिला है कि भाई उनके पास जो है ऐसे उपकरण थे कृषि के, जिससे वो भली भांति कृषि करते थे। फिर उनके जो कृषि का कार्य है उसमें कुछ उपकरण होते हैं, सिंचाई व्यवस्था है और कटाई के लिए जो उपकरण होते हैं वो सब जो है उनके पास अवेलेबल थे। तो ये सब किस ओर इशारा करते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कृषि व्यवस्था जो है उन्नत थी और उनका आर्थिक जीवन बड़ा ही अच्छा था। आगे देखते हैं।
इस सभ्यता के लोग बहुत तरह से जो है पशुओं को भी पालते थे, और ये जो है बैल को, गाय को, भैंस को, बकरी को, गाय के साथ साथ भेड़ को, इन सबको, ऊंट को ये पालते थे। फिर बाद में इन्होंने घोड़े को भी पालना शुरू किया। लेकिन जो गाय, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़ हैं, इनको ये जो है कई तरह से यूज करते थे। इनसे ऊन प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे, चमड़ा प्राप्त करते थे और दूध भी प्राप्त करते थे। इन सब के लिए वो पालते थे इनको। और फिर आगे चल के इन्होंने ऊंट और घोड़े को भी पालना शुरू किया। इसके साथ ही जो है बैल का प्रयोग वो सभ्यता के लोग यातायात के लिए भी करते थे और कृषि कार्य में भी उसका उपयोग किया जाता था। संभवतः उन्होंने हाथी को भी पालना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से चिंकारा, नीलगाय और बहुत से जंगली जानवरों को भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया था, तथा उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा डेयरी का, मतलब डेयरी तो नहीं बोलेंगे, पशुपालन किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। और इसलिए इस सभ्यता को जो है मवेशी पालने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। अगला जो देखते हैं हम, इसमें क्या बताया गया है। इस सभ्यता का जो उद्योग था वो भी काफी हद तक विकसित हो चुका था। और यहाँ पर जो है मानेरू और जो है भिडाना आदि क्षेत्रों से जो है फैक्ट्रियां प्राप्त हुई है, फैक्ट्री मिली हैं, हथियार बनाने की, औजार बनाने की कुछ फैक्ट्रियां मिली हैं। इनसे पता चलता है कि उन्होंने उद्योग में भी काफी हद तक विकास कर लिया था। और फिर उन्होंने जो है उद्योग देखा जाए तो उनका व्यापार भी दूसरे देशों के साथ चलता था, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जो लोग हैं, वो मेहुल यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। और इन्होंने बहुत सारे जो है कीमती पत्थरों तथा बहुमूल्य रत्नों, हाथी दांत जैसे बहुत से सांचों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत से आभूषण बनाए और हथियार बनाए हैं। तो बहुत ही बढ़िया, उत्कृष्ट ये सभ्यता रही है। इसकी देन संसार को बहुत कुछ है और वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पास जो है आयात निर्यात की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। और इनकी अपनी ही एक नापतोल प्रणाली थी। इनकी नापतोल जो है 16 आना या 16 के माप में होती थी। 16 के माप में जो है ये मापतोल करते थे। और इसी तरह से जो है इन्होंने बहुत ही मसाले का भी व्यापार किया है, पशुओं का भी व्यापार करते थे, ये कपड़े का भी व्यापार करते थे। संभवतः इसी समय में जो है व्यापारिक समूह भी बनने शुरू हो गए होंगे, व्यापारियों के समूह जो है विकसित हुए होंगे। और जिन्होंने अलग अलग देशों तक पहुंचने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अलग अलग जो है रास्तों का निर्माण किया होगा। और इस तरह से इस सभ्यता के लिंक जो हैं वो दूसरी सभ्यताओं से जुड़ते चले गए। सरस्वती सिंधु सभ्यता अपने आप में ही एक मिस्ट्री है और बहुत ही दिलचस्प सभ्यता है। इसकी कहा जाए तो इसकी कहानी पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि उस समय के लोगों ने कितना कुछ विकास कर लिया होगा। तो आगे इसमें क्या बताया गया है हम ये देखते हैं।
इस सभ्यता के लोग बैल के माध्यम से जो है यातायात से व्यापार करते थे। तो उसी तरह लोथल से मिले कुछ नाव के खिलौने और किसी मोहर पर मिले नाव के चित्र से पता चलता है कि समुद्र के रास्ते से भी इनका व्यापार होता था। और इसी तरह से जो है ये सभ्यता अलग अलग देशों तक अपना व्यापार करती थी। और इस सभ्यता का मेन जो मुख्य बात है वो ये है कि ये अपने क्षेत्र में कुछ इनके तराजू मिले हैं, हाथी दांत से बने हुए खांचे मिले हैं जिसे हम सांचे बोलते हैं, और सिप्पी का भी वो प्रयोग करते थे नाप तोल में। तो बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। आगे क्या है, आगे इसमें देखते हैं डस्टर है हमारा, धार्मिक जीवन के विषय में जानेंगे कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन के विषय में जानते हैं। धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग जो है विशेष रूप से एक ऐश्वर्यवाद में और नारी शक्ति को ही वो जो है देवी रूप मानते थे। वे देवी रूप को पूजते थे। प्रकृति की वो जो है पूजा करते थे और प्रकृति को वो देवी रूप मान करके उसकी पूजा करते थे। फिर उसके साथ साथ ये पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, जो इस संसार में विभिन्न पशुओं जीवों का जो है स्वामी होने का प्रतीक होता था। और इसी के साथ साथ जो है ये विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे जिससे उनको संरक्षण मिलता था। और कुछ पशुओं को भी वो जो है सम्मानित दर्जा देते थे, जैसे कि गाय और हाथी, इन जीवों को भी संरक्षण मिलता था। तो ये सभ्यता जो है अपने आप में ही एक अनूठा उदाहरण है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके कैसे जिया जा सकता है इस बात का। इस सभ्यता में मिले कुछ चिन्हों और आभूषणों तथा सिक्कों पर कुछ ऐसे चित्र दिखाए गए हैं, चट्टानों पर चित्र दिखाए गए हैं, अभिलेख मिले हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, कोई शासक है जो सिंहासन पर बैठा है और उसके सिंहासन पर घोड़े के चित्र हैं, ऊंट के चित्र हैं, हाथी के चित्र हैं, भैंसे का चित्र है और गैंडे का भी चित्र है। इस तरह से उसके ऐश्वर्य को दर्शाया गया है। भाव चित्रात्मक इनकी शैली होती है। तो बहुत ही बढ़िया ये सभ्यता है। अब हम इसके विषय में जान लेते हैं कि ये जो है जो शरीर जो होता था, जो डेड बॉडी होती थी, उसका किस तरह से वो निपटान करते थे। जब कोई व्यक्ति इनकी सभ्यता में मर जाता था तो ये यहाँ पर जो ही सभ्यता में 3 तरह से वो शरीर को प्रकृति के जो समर्पित करते थे। एक तो वो आधा शरीर को दबा देते थे और आधा बाहर रखते थे, दूसरा दफना देते थे, और तीसरा जो तरीका था उनका वो पूरी तरह से जलाने का था, वो जला देते थे डेड बॉडीज को। तो इस तरह से जो है वो दाह संस्कार करते थे। अब आगे हम देखेंगे इसमें इसके पतन के कारण। पतन के कारण सरस्वती सिंधु सभ्यता की ये पतन यानी कि समाप्त होने के विषय में बहुत से मतभेद पाए गए हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से, इतिहासकारों ने अपने हिसाब से कुछ साक्ष्यों की मदद से अपने उदाहरण, अपने तर्क दिए हैं कि किस वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। नंबर 1 हम ले लेते हैं स्थायित्व, शासन में स्थायित्व, शासन में स्थिरता। नंबर 2 है महामारी। नंबर 3 है सूखा। 4 भूखमरी। नंबर 5 भूकंप या प्राकृतिक आपदा।
प्राकृतिक आपदा या जिसे हम बोलते हैं प्रलय, तो ऐसे कुछ कारण हुए होंगे। देखिए फिर है यहाँ पर बताया गया है शासन में स्थिरता। कभी ऐसा हुआ होगा कि इस सभ्यता में जो शासक हुए हैं वो आलसी हो गए होंगे, उन्होंने प्रशासन का कार्य संभालना बंद कर दिया होगा और जिसकी वजह से जो है स्थिरता आ गई होगी और आपस में उनमें झगड़े हुए होंगे शासन को संभालने को लेकर के। इस तरह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। अगला पॉइंट है महामारी। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता के दौरान कभी जब ये शासन में स्थिरता आने की वजह से, आलस्य आने की वजह से जो है साफ सफाई में कमी आई होगी और साफ सफाई की कमी की वजह से जो है गंदगी या बीमारी जो है वो पनपी होंगी। और इसी का प्रमाण मिला है एक जगह से जो है 42 जो है कंकाल मिले हैं। 42 कंकाल कहाँ से मिले हैं? 42 कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल मिले हैं, जिसमें से 41 जो हैं ये एक जैसे चिन्ह मिले हैं इनके कंकाल पर, इनके बॉडीज पर, और एक जो है वो नेचुरल रूप से मरा है, जो बुजुर्ग होकर के मरा है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में महामारी फैली होगी। आगे है सूखा। ऐसा हुआ होगा कि कालांतर में आगे चल करके सरस्वती सिंधु सभ्यता या नदियां जो है, सरस्वती सिंधु नदियों के पानी के स्तर में, जल स्तर में कमी आई होगी और जिसकी वजह से गर्मी के सीजन में सूखा पड़ा होगा और ये लोग जो है सूखे का शिकार हुए होंगे। फिर इसके बाद बताया है भूखमरी। जब सूखा पड़ता है तो फसलें नहीं होती और फसलें नहीं होती तो जो क्या होता है भूखमरी के हालात हो जाते हैं और जिसकी वजह से लोग जो है कमजोर पड़ते गए और धीरे धीरे वो समाप्त होते गए। फिर इसके बाद बताया गया है प्राकृतिक आपदाएं यानी कि प्रलय। ऐसा माना गया है कि कभी कोई उल्का पिंड गिरा होगा या फिर कोई भयंकर भूकंप आया होगा जिसकी वजह से पृथ्वी अर्थव्यस्त हुई और ये सभ्यता जो है मलबे में तब्दील होकर के दब गई। तो ये सब जो है कारण बताए गए हैं यहाँ पर इस सभ्यता के समाप्त होने के। आप लोगों के लिए बेस्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ और लास्ट में मैं ये पांचों पार्ट मिला करके एक संपूर्ण जो है वीडियो आपको समर्पित कर दूंगा ताकि एक ही वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर आसानी से याद हो जाए। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम अच्छे से समझेंगे और रिलैक्स होकर के आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने और आप जब से इंतजार कर रहे थे तो मैं भी अपने वीडियो को तैयार करके आपके सामने लाने की तैयारी में था। और देखिए आज मैं आपके सामने अपने बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन वाली सीरीज लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको सीईटी मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कार्बन के दो रूप हैं। तो कार्बन के दो रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं? हीरा तथा ग्रेफाइट। कार्बन के दो रूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल का शीशा बना होता है। तो पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? पता है आपको? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है तो बताइए वो क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहा प्राप्त होता है। तो लोहा किससे प्राप्त होता है? सबको पता है लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। हेमेटाइट एक उच्च क्वालिटी का जो है प्रकार होता है लो अयस्क का और इससे लोहा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली का लीवर भरा होता है। मछली का लीवर किससे भरा होता है? पता है ना आपको? विटामिन डी से। किससे? विटामिन डी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता से मिलकर के बनती है पीतल। और अगला क्वेश्चन है स्टील को कठोर बनाया जाता है। स्टील को क्या मिलाकर के कठोर बनाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में भरपूर मात्रा में होता है। भूपरपट्टी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है जी। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? यीस्ट का। किसका? यीस्ट का। ये ईस्ट बनाने के, ईस्ट का जो है बियर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डबल रोटी बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ईस्ट का। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज करने वाला कौन था? तो एक्सरे की खोज की थी WC रोएंटगेन ने। किसने की? WC रोएंटगेन ने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? WC रोएंटगेन ने। तो अकबर की माँ का क्या नाम था? अकबर की माँ का नाम पूछा है। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। क्या था? हमीदा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में जी नहीं, 12 नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ये हमेशा याद रखना, कभी भी आपके काम आ सकता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। कौन है? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? तीसरी दुनिया विकासशील देशों को कहते हैं। विकासशील जो देश होते हैं उनको तीसरी दुनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1868 में। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? सफेद स्वर्ण। सफेद स्वर्ण कहा है सफेद सोना, तो प्लेटिनम को बोलते हैं। प्लेटिनम को क्या है? प्लेटिनम को सफेद सोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, द्रव्य सोना कहलाता है। द्रव्य सोना कौन सा होता है? तो द्रव्य सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। इसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पायरिया की बीमारी है। पायरिया किसकी बीमारी है? तो मसूड़ों की बीमारी है। जो हमारे दांतों के साथ मसूड़े होते हैं ना, उसकी ये बीमारी है। क्या नाम है इसका? पायरिया। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से ये पायरिया रोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, अनीमिया रोग होता है। अनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? ये लोहे की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की कमी के कारण अनीमिया रोग होता है। इसमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति, यानी कि पावर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? ये पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो वो है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा उसी की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक पूछा है, मुगल वंश का संस्थापक। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बाबर। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कहाँ? हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी ये पूछ रहा है, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 23 जून 1757 ईस्वी को।
23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, इसी उम्मीद से मैं आपको बार बार जो है ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि ये कंपटीशन का जमाना है, इसमें ठहरे नहीं, रुके नहीं, अपनी तैयारी करते रहें और आपकी ये तैयारी आपके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी और आप रुकने का नाम न लें। और साथ के साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और फिर आप जो हैं एग्जाम के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं और सीईटी मेंस के एग्जाम को फतेह करें। वाहेगुरु जी दे खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। नमस्कार, जय हिंद।